तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार आपके सामने हाजिर हूँ। एक नया किस्सा, एक नई कहानी, या ऐसे कहे कि अनसुनी कहानी लेके आपके सामने। आज किस्सा जारी रखेंगे सुभाष सिंह ठाकुर का। मैंने आपको बताया था 3-4 एपिसोड पहले कि मैं सुभाष सिंह ठाकुर के बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा था। पिछले एक हफ्ता 10 दिन से बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, पुराने इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर से बात हुई, और एजेंसी के लोगों से, कुछ कस्टम के लोगों से, कुछ डीआरआई के ऑफिसर्स के साथ। तो बात करते करते एक सनसनीखेज खुलासे की तरह एक बात मेरे सामने आई, जो किस्सा बहुत ध्यान से सुनना आप, ये कहीं आपने सुना पड़ा नहीं होगा। बात कहीं एग्जैक्ट डेट तो इतनी पुरानी बात हो गई है, किसी को तारीख बराबर मालूम नहीं है, लेकिन हालात सबको बराबर मालूम हैं। तो इस सिलसिले में मैंने यूपी के, उत्तर प्रदेश के दो पुराने जो माजी रिटायर्ड डीजीपी और 3-4 और दूसरे सीनियर आईजी डीआईजी लेवल के लोगों से बातें की, जिन लोगों ने अपने करियर के दौरान कभी सुभाष सिंह ठाकुर से वास्ता रखा था। उनसे बातें की। कुछ लोगों के नाम लिए जा सकते हैं, कुछ के नहीं लिए जा सकते, क्योंकि जिन लोगों ने बोला है कि हमारा नाम नहीं लेना, वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज भी सुभाष सिंह ठाकुर के चाहने वाले, उसके पुराने गैंग मेंबर अभी भी सक्रिय हैं, वो कहीं भी कुछ कर सकते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे मालूम है जब कभी किताब लिखूँगा सुभाष सिंह ठाकुर पे तो कहीं उनका जिक्र ज़रूर आएगा। खैर, बात 1993 की है। मुंबई में ब्लास्ट होते हैं, सीरियल ब्लास्ट। बहुत से लोग मारे जाते हैं और पूरा देश सदमे की हालत में होता है। और एजेंसीज़ के लिए ये बहुत बड़ा एक सेटबैक था कि इतना तंत्र मंत्र होते हुए भी किसी एजेंसी को ये मालूम नहीं पड़ा कि इतने बड़ा ज़ख़ीरा हथियारों का हिंदुस्तान में आता है। आरडीएक्स टनों के हिसाब से आती है, और वो इस पहली बार इतने बड़े लेवल पे आरडीएक्स का इस्तेमाल मुंबई के उन 13 धमाकों में होता है जो 12 मार्च 1993 में किए गए। अब एजेंसीज के लिए सबसे बड़ी चिंता ये थी कि बाकी के छुपाए हुए हथियार कहाँ हैं, आरडीएक्स का वो बचा हुआ हिस्सा कहाँ है। उसको ढूंढना और पकड़ना बहुत ज़रूरी था, इसके पहले कि उन हथियारों का, जो आरडीएक्स का इस्तेमाल हिंदुस्तान के और शहरों में और जगह पे किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ी सिरदर्दी थी, एक चैलेंज था एजेंसीज़ के लिए। और पूरी इस कार्रवाई को कोऑर्डिनेट कर रहा था हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो। उन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में, ख़ास तौर पे वेस्टर्न इंडिया में, जिसमें स्टेट्स ऑफ गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कुछ कलकत्ता और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में धरपकड़ जारी हुई, तलाशियाँ शुरू हुई। लोगों को पकड़ा गया कि कहीं ना कहीं से कोई लिंक, कोई लीड इनको मिले कि बाकी का जो छुपाया हुआ सामान है वो जल्दी से जल्दी ढूंढा जा सके और कब्ज़े में लिया जा सके। उसी धरपकड़ में इंटेलिजेंस ब्यूरो को बड़ी कामयाबी मिलती है जब नेपाल बॉर्डर के नज़दीक से 18 लोगों का एक ग्रुप एक जगह पे रहते हुए पकड़ा जाता है, जिनमें भाई ठाकुर और सुभाष सिंह ठाकुर दो नए बड़े नाम थे, जिनमें बाकी 16 लोग और थे। उनके भी नाम कुछ लोगों के मिले हैं, लेकिन उनमें से कुछ इस दुनिया में हैं, कुछ नहीं हैं। तो वो लेकिन वो इतने बड़े नाम नहीं थे जिनका जिक्र किया जा सके। लेकिन ये दो बड़े नाम थे, इनको पकड़ के हाई सिक्योरिटी के नीचे नेपाल बॉर्डर से इनको दिल्ली आईबी के जो इनका कोई ऑफिस था वहाँ पे, मुझे मालूम है, थोड़ा आइडिया है कहाँ था, लेकिन वो बात करने का मतलब नहीं है। वहाँ पे इनको इंटेरोगेशन के लाया गया। उसके साथ मुंबई से कुछ ऑफिसर्स को बुलाया गया, जो इन लोगों को पुराना इनका इतिहास, इनकी हिस्ट्री जानते थे, या जो लोग 1993 के ब्लास्ट की इंक्वायरी में शामिल थे। उनमें कुछ पुलिस वाले, उनके नाम मुझे मालूम है, मैं नहीं लूँगा, उनको दिल्ली स्पेशल बाई एयर बुलाया गया। उसी तरह कस्टम के 2-3 बड़े
ऑफिसर जो एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस के माहर थे उनको बुलाया गया, जिनमें दया शंकर एक थे, एक हमारे और भी मित्र हैं मिस्टर भारद्वाज वो भी थे पुराने, और एक और थे। ये 3 ऑफिसर कस्टम से, DRI से, और जो कस्टम इंटेलिजेंस यूनिट होती है CIU उसके में एक अधिकारी भी बुलाए गए। इनको इसलिए बढ़ाया गया कि इनको पुलिस से ज़्यादा इनको नॉलेज थी कि कौन कौन सी जगह पे किस तरीके से स्मगलिंग की, गुड्स की लैंडिंग की जा सकती है। उस इलाके में बड़े स्मगलर्स कौन हैं, उनके लैंडिंग एजेंट्स कौन हैं, उनके ट्रांसपोर्टर्स कौन हैं, उनके स्टोरर कौन हैं। तो ये पूरी जानकारी कस्टम वालों के पास थी। और दया शंकर उस ज़माने के सबसे बड़े एंटी स्मगलिंग एक्सपर्ट थे, गिने नहीं जाते मैं कहूँगा, क्योंकि वो थे। उनके मुकाबले के कुछ शायद ही कोई 1-2 ऑफिसर हो गए पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन जितना काम एंटी स्मगलर में दया शंकर साहब ने किया शायद वो और किसी ने नहीं किया। मेरी ये स्टेटमेंट से कई बार दूसरे ऑफिसर नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन मुझे कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता। तो दया शंकर साहब भी दिल्ली के, मुझे इस बात की खबर लगी कि दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है और उसकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो दिल्ली में एक जगह पे हो रही है, जिसमें ये 18 लोगों को अकेला अकेला करके और बाद में एक दूसरे के सामने बैठा के चेक किया जा रही थी, इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक की जा रही थी, वेरीफाई की जा रही थी। तो उसमें IB के बड़े ऑफिसर भी थे, जो बम्बई के IB के इंचार्ज थे वो भी दिल्ली पहुंचे हुए थे, वो भी मुझे जानते थे। तो मुझे जब इस बात की भनक लगी अपने सोर्सेज से, उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन फ़ोन थे, और लैंडलाइन पे आदमी को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब ऐसा कोई केस होता है तो सब ऑफिसर ज़्यादातर ऑन द मूव होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस। तो सब इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के सामने बात करना भी मुश्किल हो जाता है, कुछ अंदर की बातें नहीं बता सकते। तो मैंने अपने एडिटर से बात करके टिकट कटाया और मैं भी दिल्ली पहुंच गया। अब उनमें से 4-5 ऑफिसर को तो मैं जानता था जो उस इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे। तो मैंने भी महाराष्ट्र सदन, हमारा जो महाराष्ट्र का दिल्ली में है, अब तो नया बन गया, उस ज़माने में पुराना था, वहाँ पे एक MLA को थ्रू मैंने एक कमरा बुक करवा लिया। 4 दिन मैं भी दिल्ली में रुका और 3 ऑफिसर जो थे महाराष्ट्र से गए हुए वो भी महाराष्ट्र सदन में रुके हुए थे। 2 ऑफिसर कहीं और रुके थे, कस्टम वाले दया शंकर और दूसरी जगह पे थे। तो लेकिन मेरी उनसे, क्योंकि मैं जानता था उनको, मैंने मालूम कर लिया, ढूंढ लिया, उनको मिला। और तीसरे दिन जो एक सबसे बड़ा खुलासा जो मेरे इनमें से किसी एक सोर्स ने मुझे बताया, वो सनसनीखेज था, हैरान करने वाला था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पूछताछ हो रही थी स्मगलिंग के माल की, कुछ उनको खबर मिली, कुछ नहीं मिली, तो लेकिन जब सुभाष सिंह ठाकर का नंबर आया तो सब बातचीत के बाद एक ऑफिसर ने लाइट हार्टेडली, सीरियसली नहीं कि वो उसका काम नहीं था, उसने ऐसे ही पूछा कि सुभाष सिंह तुमने कितने मर्डर किए होंगे आज तक। तो ये आदमी ने बिना सोचे समझे या बिना देरी किए, 1 सेकंड नहीं लगाया, बोलता साहब गिने तो नहीं लेकिन 400 तो होंगे। एवरीबॉडी इन द रूम वर स्टन्ड। वहाँ पे 1 दर्जन के करीब सीनियर ऑफिसर बैठे हैं IB के, दूसरी एजेंसीज़ के, बॉम्बे पुलिस के, बॉम्बे IB के, कस्टम के, और ये आदमी सबके सामने बोल रहा है कि 400 तो होंगे। और सब आदमी हैरान। तो बोला भाई तुम अपने होशो-हवास में तो हो, और तुम उस समय इसकी उम्र मेरे जो सोर्सेज ने बताई वो 35-36 साल की थी 93 में। तो 35-36 साल की आपकी उम्र है, कोई 18-20 साल की उम्र में आपने क्राइम करना शुरू किया होगा, तो बाकी बचे 18 साल या 16 साल लगा लो। 16 साल में 400 मर्डर, ये कैसे हो सकता है, कैसे करते थे, क्यों करते थे? तो उनका क्यूरियोसिटी बढ़ी, जानने की इच्छा बढ़ी, और सब लोग हैरान तो थे एकदम, इतना बड़ा नंबर सुन के। एक आदमी सबके सामने, सरकारी अफसरों के सामने अपनी ज़ुबान से कह रहा है कि 400 तो किए होंगे, गिने नहीं लेकिन 400 होंगे। फिर उसको पूछा गया जब प्यार से, डिटेल से, तो सुभाष सिंह ठाकर ने बताया कि मैं जिस इलाके से था वहाँ पे
छोटे मोटे झगड़े चलते रहते थे, ज़मीन जायदाद के, घरेलू कुछ, फैमिली इज्जत का, कोई इस किस्म के जो चोरी चकारी के केस, यहाँ पर्सनली दुश्मनियाँ, पूरी जायदाद के मसले, तो उनमें से मैं कंट्रैक्ट लिया करता था। मुझे पैसे की ज़रूरत होती थी तो मैं पैसे लेके मर्डर कर दिया करता था। ना मैंने कभी किसी का वो नाम पूछा, ना जात पूछी, जिसका सुपारी मिला उसका काम कर दिया। तो उन्होंने पूछा कितने पैसे लिया करते थे, तो वो भी याद नहीं, किसी का 5,000, किसी का 10,000। सब लोग हैरान कि 5,000 रुपये में 1997 से 15 साल, 1993 से 15 साल पहले ये आदमी 5,000 रुपये में मर्डर करता था। ये इसका खुद का कहना है। और ये भी इसने कहा डिटेल में, जब सब ऑफिसर की उत्सुकता बढ़ती गई तो वो और मज़े लेने लगे और सवाल पूछने लगे, एक के बाद एक के बाद एक। तो उसमें इसने कहा कि कई बार मर्डर तो एक करना होता था लेकिन 3 हो जाते थे। वो पूछा गया कैसे होते थे, तो ये बड़े बिंदास अंदाज से, बेखौफ अंदाज से बताता है कि मुझे एक आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, 5,000 रुपये मिला। मैं उसको मारने गया तो उसके साथ एक आदमी और था। मैंने उसको कहा तू भाग जा भैया, तेरे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। वो नहीं भागा। अब उसने मुझे देख लिया, मेरे से मुकाबला भी करने लगा, तो मैंने दोनों को मार दिया। और उसके बाद जब जो उसका जो जिस आदमी ने मुझे सुपारी दी थी, जब मैं अपने पैसे लेने उसके पास गया तो बोलता आपने तो गड़बड़ कर दिया सब। मैंने एक को बोला था, आपने दूसरे को मार दिया, वो तो मेरा रिश्तेदार था, ये क्या किया आपने। उसने पैसे देने से इनकार किया, मैंने उसको भी मार दिया। तो ये एक मर्डर के चक्कर में 3 लोग मारे गए। तो ऑफिसर्स ने पूछा और आगे बढ़ते हुए कि उन लाशों का क्या करते थे, कहाँ उनको किया जाता था। बोलता जहाँ तो मुझे बोला जाता मर्डर को मैं करके आ जाता था, जहाँ ये बोला जाता था कि उसकी लाश नहीं मिलनी चाहिए, किसी को खबर तक नहीं लगनी चाहिए, तो सीधा रास्ता होता था उसका गला काटा और शिरू नदी में फेंक दिया। तो ये मतलब इतने आराम से ऑफिसर्स ने मैंने उनको 3-3, 4-4 बार फ़ोन किए पिछले 3 दिन में, बार बार ये पूछने के लिए कि आपको ये बातें सुन के कैसा लग रहा था। बोलते उनके कहने के तरीके से तो सच्चाई लग रही थी, लेकिन 400 मर्डर अभी तक हमारे समझ में नहीं आता। तो ये इसने खुद सुभाष चंद्र ठाकुर ने अपनी ज़बान से ऑफिसर्स को बोला। और वहाँ पे जब और किस्से भी हैं कि सरयू नदी, तो वो सुभाष चंद्र ठाकुर बोलता है कि हमारे लिए ये सबसे बड़ी खुशकिस्मत नदी है। जिनको मारता था उनके पाप भी धुल जाते थे, नदी में उनका क्रियाकर्म हो जाता था, और ना किसी के सर की पहचान, ना किसी की बॉडी की पहचान। और आपको याद होगा कि जो केटी थापा का जो मर्डर हुआ था, जो सुभाष सिंह ठाकुर का दोस्त था, शिवसेना का कारपोरेटर था, जिसको छोटा राजेंद्र लोगों ने मारा, जिन 3 लोगों ने मारा था उनको भी नेपाल बॉर्डर पे सुभाष सिंह ठाकुर ने मार के उसी सरयू नदी में फेंका था। आज तक उन तीनों की लाश नहीं मिली। तो ये जब ये बातें सोचते हैं तो सुभाष सिंह के इस क्लेम में कहीं ना कहीं सच्चाई लगती है। तो वो खुद कहता है कि मैंने कभी गिना नहीं, ना मुझे गिनने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे तो पैसा मिलता था। अब मैं जब कभी बैकग्राउंड में जाके सोचता हूँ कि सुभाष सिंह ठाकुर ने मुंबई में कितने मर्डर किए, गोवा में मर्डर किए, उसके बाद कर्नाटका में कितने किए, एक मद्रास जाके भी मर्डर करके आए थे, यूपी में कितने। तो अगर गिनने जाओ, तो अगर थोड़ी रिसर्च की जाए, तो मैंने भी सोचा कि किसी ना किसी हिसाब से 300 के करीब तो ये फिगर पहुंच ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं सुभाष सिंह ठाकुर ने झूठ नहीं बोला था। थोड़ा एग्जर्शन हो सकती है, 400 नहीं तो 300 हो गए, लेकिन 300 के करीब मर्डर ये आदमी ने किए हैं, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। जिन यूपी के पुराने ऑफिसर से मैंने बात की, उनका भी कहना है कि बहुत सी कंप्लेंट आती थी उस इलाके में, जहाँ पे जहाँ तो खाली सर मिला है, जो बॉडी मिली है, या कहीं कुछ भी नहीं मिला। तो अगर सुभाष सिंह ठाकुर की बात माने तो ये किस्सा सही हो सकता है। तो ये सुभाष सिंह ठाकुर की एक कहानी थी। और उसी मीटिंग में मैंने आपको 4 दिन पहले एक मुंबई पुलिस के
एसीपी फतेह सिंह गायकवाड़ का किस्सा भी सुनाया था। वो दिल्ली में एक आईबी के केस में दिल्ली पुलिस के केस में दिल्ली गए थे और इनको धमकाया गया था। वो भी इसी मीटिंग में धमकाया गया था। ये मेरे सोर्स ने मुझे बताया कि जब फतेह सिंह गायकवाड़ ने 85 में सुभाष सिंह ठाकर के साथ जो मुकाबला हुआ था, पुलिस मुकाबला, उसमें सुभाष सिंह ठाकर इंजर हुआ था। 4 गोलियां लगी थी, 2 गोलियां निकाल दी गई थी, 2 उसके बॉडी के अंदर आज भी हैं। तो उसको जब उसने इंटरोगेशन करना शुरू किया इसका, तो इसने बड़ी गर्म गुस्से में उसको धमकी दिया था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद जब मुंबई पुलिस में लाया गया तो भी बोला कि मेरी इंटरोगेशन फतेह सिंह गायकवाड़ नहीं करेगा। फिर उसने फतेह सिंह गायकवाड़ को उसी केस में जब बाद में उस केस में जो आईबी ने इनको अरेस्ट करके दिल्ली पुलिस के हवाले किया, दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर करके कोर्ट में चलाया और उसी कोर्ट में सुभाष सिंह ठाकर ने फतेह सिंह गायकवाड़ को फिर धमकी दी और जज ने वो बात सुनी और उसको फतेह सिंह गायकवाड़ एसीपी को, उस समय इंस्पेक्टर थे, उनको पुलिस की प्रोटेक्शन दिया, बाई आने जाने की हदायत दी। तो ये किस्से मैं आपको बता चुका हूँ। वो करते करते ये सब बातें सुभाष सिंह ठाकर की सामने आए। आज के दिन में सुभाष सिंह ठाकुर वाराणसी की जेल में इसलिए है, कभी फतेहगढ़ जेल में होता है, कभी किसी में, तो पिछले दिन ही उसको वाराणसी जेल में लाया गया क्योंकि आजकल उसको कुछ मेडिकल की प्रॉब्लम, सेहत की प्रॉब्लम आ रही है। हेलुसिनेशन, उसको उल्टे सीधा दिखाई देता है, दिन में तारे नज़र आते हैं, कभी दरख्तों से लाशें लटकती नज़र आती हैं, कभी लगता है कि मेरे कमरे में पानी आ गया, भूचाल आ गया। और उसके साथ साथ उसको चेस्ट की प्रॉब्लम हो गई और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। अब 64-65 साल की उम्र में जिनमें आधी ज़िंदगी तकरीबन जेल में निकल गई, एक केस में फांसी की सज़ा हुई, बाद में उम्र कैद में कन्वर्ट हुई जे हॉस्पिटल वाली। तो ये सब बातों के चलते तो मुझे जब मैंने वो इंक्वायरी की उसकी हेल्थ के बारे में, तो वाराणसी का जो सिविल हॉस्पिटल है जहाँ पे इसका इलाज चलता था, जिस डॉक्टर ने इनका इलाज किया, इनका जो हाइपरटेंशन का और चेस्ट का, वो डॉक्टर से मेरी बात हुई। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बेचारे डर रहे थे मेरा नाम मत लेना। तो और भी डॉक्टर हैं वहाँ पे और वो इलाज इसका अभी रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, लेकिन कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की आस नहीं है, ऐसा डॉक्टर्स ने बोला। इसकी जो चेस्ट की प्रॉब्लम थी वो तो काफ़ी हद तक ठीक हुई है, जो इन्फेक्शन थी, और जो इसका जो डिप्रेशन है वो कम नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ें भूलने लग गया है, याददाश्त कम होती जा रही है और ये काफ़ी फिज़िकल परेशानी में भी है। ये बातें सब मुझे उस डॉक्टर्स ने 2-3 डॉक्टर से मेरी बात हुई हॉस्पिटल के, जो रेगुलर बेसिस पे इसको चेक कर रहे हैं। तो ये लेटेस्ट था पूरा किस्सा सुभाष सिंह ठाकुर का। आने वाले कुछ दिनों में और कुछ बातें सामने आएंगी तो वो आपके सामने बताएंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।